Hello guys, in the last video we was discussing about the equation of a plane in the different formats. Now I am starting again the equation of the plane, and today's topic is equation of a plane which is passing through the intersection of two planes. So our today's task is, our topic is an equation of a plane passing through intersection of two given planes. मीन्स दो प्लेन दे रखे हमें, यू मान लेते हैं एक प्लेन हुआ ये वाला और एक प्लेन ये कंसिडर कर लेते हैं अपन। इनके इंटरसेक्शन से ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेट सपोज दिस इज द प्लेन P1 एंड दिस इज द प्लेन P2। एक कोई प्लेन है जो इनका इंटरसेक्शन पास हो रहा है, मैं वो ये मान लेता हूँ। तो ये 3D का मैटर है, थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन करना होगा। मान लेते हैं कि ये प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से ऐसे पास हो गया, ठीक है। और इस प्लेन को कंप्लीट बनाए तो अपन ऐसे बना सकते हैं। ये अपना फर्स्ट प्लेन हो गया, सेकंड प्लेन सॉरी, और ये हो गया फर्स्ट प्लेन। समझना आप, है ना। अब ये हमें इस प्लेन, इसको P3 कंसिडर कर लेता हूँ। इसकी इक्वेशन दे रखी है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, और हम इस प्लेन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो हम जो हमें दिया हुआ मिलेगा वो मेंशन करते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन P1, तो इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया आपके पास R वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल्स टू D। तो फर्स्ट प्लेन है तो R तो देखो सभी में सेम ही रहेगा, क्योंकि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। एन इसके लिए नॉर्मल वेक्टर हो गया, नॉर्मल यूनिट वेक्टर प्लेन P के लिए, और D1 हो गया इसके ओरिजिन से डिस्टेंस। P2 इसकी इक्वेशन हो जाएगी R वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल्स टू D2। क्लियर है बात। तो P3 की जो इक्वेशन होगी वो इस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। P3 की इक्वेशन होगी R डॉट n कैप n1 कैप प्लस लैम्डा n2 कैप इज इक्वल्स टू D1 प्लस लैम्डा D2। ये इक्वेशन, ये अपना हो गया वेक्टर फॉर्मेट। क्लियर है। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। क्या हो कि आपके पास P1 की इक्वेशन ऐसे दे रखी हो, भाई ये भी तो एक प्लेन की ही इक्वेशन है। P2 R वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू D2। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिंपली ये वैल्यू याद रख देनी है। देन P3 होगा आपके पास R वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू D1 प्लस लैम्डा D2। बात समझ में आई यहाँ तक। ये भी वेक्टर इक्वेशन होगी एक प्लेन की। किस सिचुएशन में? जब आपका प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा हो। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं इसके वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो भाई देखो n1 R वेक्टर आपको पता होता है। R वेक्टर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये दोनों कांस्टेंट हैं तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेंगे। n1 वेक्टर में ये मान लेता हूँ, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज a1 मान लेता हूँ, a1i प्लस b1j प्लस c1 के, एंड वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू a2i प्लस b2j प्लस c2 की।
ठीक है, अब ये सभी वैल्यूज अपन यहाँ रखेंगे, तो आर की जगह तो आएगा ये वाला, तो P3 प्लेन होगा आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट, यहाँ से देखो आई कॉमन ले लूँ तो बनेगा आपके पास A1 प्लस लैम्डा A2 आई प्लस B1 प्लस लैम्डा B2 जे प्लस C1 प्लस लैम्डा C2 के, ठीक है, और D1 प्लस लैम्डा D2 एज इट इज रह जाना है, इज इक्वल्स टू D1 प्लस लैम्डा D2। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा आपके पास आई का आई कॉम्पोनेंट के साथ में, तो A1 प्लस लैम्डा A2 एक्स प्लस B1 प्लस लैम्डा B2 वाई प्लस C1 प्लस लैम्डा C2 Z is equals to D1 plus lambda D2, and this is the Cartesian equation of a plane which is passing through the intersection of two planes। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लें। एक देखो इसका फॉर्मेट ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि आपने ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रेसेस ओपन करते देखो A1 अक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 Z प्लस, और यहाँ से लैम्डा, यहाँ से भी और यहाँ से लैम्डा कॉमन ले ले, तो लैम्डा कॉमन लिया तो क्या होता है आपके पास A2 अक्स प्लस B2 वाई प्लस C2 Z इज इक्वल्स टू D1 प्लस लैम्डा D2। अब क्वेश्चन में हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। लैम्डा की वैल्यू एक पॉइंट दिया हुआ होगा, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है, तो वो पॉइंट इस प्लेन को भी पास सेटिस्फाई करेगा, इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये वैल्यूज हमें मिलेंगी क्वेश्चन में। एक्स वाई जेड वो पॉइंट हो जाएगा, वो पॉइंट रखते फिर आपके पास वेरिएबल में लैम्डा मिले बचेगा, D1 D2 की वैल्यू होंगी, तो फिर लैम्डा की वैल्यू अपन कैलकुलेट करके यहाँ पर अप्लाई कर दो या फिर यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोप्लैरिटी ऑफ टू लाइंस। यदि दो लाइन एक ही प्लेन पे हैं, इफ द टू लाइन लाई ऑन ए सेम प्लेन, देन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ बोथ द लाइंस। तो ये अपना कार्टेशियन सिस्टम हुआ, 3D सिस्टम, और ये मान लो कोई प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई एक लाइन है जो एक प्लेन से पास हो रही है, और कोई पॉइंट इसके ऊपर ले लिया मैंने A, x1, y1 एंड z1। ध्यान देना, x1, y1 एंड z1 फ्रॉम विच द लाइन A, दिस वन लाइन, फर्स्ट लाइन इज पासिंग। और ये कोई पॉइंट B ले लेता हूँ, यहाँ से सेकेंड लाइन पास हो रही है, लेट्स सपोज दिस इज x2, y2 एंड z2। क्लियर है बात? अब देखो ये एक लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, मैं लाइन L1 फर्स्ट कंसिडर कर लेता हूँ। लाइन की इक्वेशन होगी वेक्टर R इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1, फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन होती है R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। और लाइन सेकेंड की बात करता हूँ तो R इज इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा B2। क्लियर है? यहाँ पर देखो A1 वेक्टर का मीनिंग ये निकलेगा, A1 वेक्टर इज इक्वल्स टू x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और वेक्टर A2 का मतलब होगा x2i प्लस y2j प्लस z2 के।
B1 वेक्टर क्या है? B1 वेक्टर वो वेक्टर है जिसके पैरेलल एक लाइन है। तो मैं ये वेक्टर B1 कंसिडर कर लेता हूँ और ये वेक्टर B2 कंसिडर कर लिया, B1 वेक्टर, और ये हो गया B2 वेक्टर। ठीक है बात यहाँ तक? भाई इसके पैरेलल होगी ये लाइन और इसके पैरेलल होगी ये लाइन। सो B1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ A1I प्लस B1J प्लस C, ये रूट वैल्यूज लेके चल रहा हूँ जो अपन ने 13 चैप्टर में डिस्कस किया था। और B2 वेक्टर आपके पास होगा A2I प्लस B2J प्लस C2K। क्लियर है? अब ये सभी वैल्यूज हमें क्या पता करना है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर हैं, तो कंडीशन क्या बनेगी? देखो इन दोनों का B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान देना, B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो, यदि ये दोनों प्लेन में हैं तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कोई एक वेक्टर मिलेगा जो कि आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं B1 क्रॉस B2। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? ये B2 है, B1 cross B2 will be a vector which is perpendicular to the plane as well as both the lines also। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए बी किस पे होगा? दोनों लाइन प्लेन पे हैं, तो वेक्टर ए बी भी कहाँ होगा? वेक्टर ए बी भी प्लेन पे होगा। तो प्लेन और ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर ये भी दोनों म्यूचुअली क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। भाई एक तो वेक्टर ये ए बी वेक्टर तो ये है और दूसरे वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। मतलब हियर ए वेक्टर ए बी इज परपेंडिकुलर टू B1 क्रॉस B2। अब बात करते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब हुआ यदि दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा? 0। देन वेक्टर ए बी डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। ए बी का मतलब क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू 0। ओबी वेक्टर की बात करें तो ओबी वेक्टर अपन बोल सकते हैं ये रहेगा, और ओ ए वेक्टर ये होगा। ओबी मीन्स x2I प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1I y1j प्लस z1k। या फिर एक काम करते हैं, देखो इसको बोल देता हूं मैं A1 वेक्टर, A1 वेक्टर बोला जा सकता है, और इसको बोल देता हूं, सॉरी ये A1 वेक्टर है और ये A2 वेक्टर, लिखने में इजी रहे। बस A1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, A2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो ये हो गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये तो आया अपना वेक्टर फॉर्मेट इफ टू लाइंस आर कोप्लेनर। बात समझ में आई यहाँ तक? अब करते हैं अपन इसका कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन फॉर्मेट में आपके पास लाइन कुछ इस टाइप से हो सकती है, x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C1, x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन C2। ये फॉर्मेट हो सकते हैं। तो अब करना क्या है? इनमें सभी वैल्यूज रखनी और सिंप्लीफाई करना है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो हमें क्या मिलेगा? देखो यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा i j k और इसके स्केलर कंपोनेंट एंड देन स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B2। तो अब i j k की जगह अपने पास यहाँ से वैल्यू मिल जाएंगी, तो A2 माइनस A1 होगा x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब इसके स्केलर कंपोनेंट B1 के स्केलर कंपोनेंट है A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2
C2 इज इक्वल्स टू 0। यदि इसका सोल्यूशन 0 के इक्वल आता है देन वी कैन से दैट बोथ द लाइन्स आर कोप्लेनर। और यदि हम दोनों कंडीशंस को साथ लेके चलते हैं, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि लाइन्स कैसी होंगी, आपकी कोप्लेनर होंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now our next topic is distance of a point from a plane। चलो मान लो कि ये अपना कार्टेशियन सिस्टम है और यहाँ पे ऐसे कोई प्लेन दे रखा है, ठीक है। और इस प्लेन की हमें डिस्टेंस, इस पॉइंट से, ये कोई पॉइंट है P, x1, y1 एंड z1, यहाँ से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस हो तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और इस प्लेन की जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है हमें r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d। ये आपके प्लेन की इक्वेशन होगी। तो इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिस्टेंस होगा d इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। देखो ये नेगेटिव भी आ सकता है, तो हमने मॉडुलस यूज लिया है, तो इससे ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। और ये वेक्टर है, ये वेक्टर का दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो स्केलर आएगा। स्केलर माइनस स्केलर, जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, और यदि नेगेटिव है तो भी मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पर a क्या है। a देखो n वेक्टर तो यहाँ से मिल गया, d यहाँ से मिल गया, n वेक्टर का मॉडुलस यहाँ से आ जाएगा a वेक्टर। तो अपन ने फिर इस पॉइंट को देखो अभी तक यूज नहीं लिया, तो a वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। बात समझ में आई? तो अपन ये बोल सकते हैं P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा ये वेक्टर A है। देन वेक्टर A की वैल्यू क्या होगी, x1i प्लस y1j प्लस z1k। क्लियर है? अब देखो ये कंडीशन ये हो सकती है कि भाई आपकी डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन हो। मान लो कि हमें कैलकुलेट करना हो डिस्टेंस of a plane from origin। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन मतलब हमें डायरेक्टली यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तब देखो फॉर्मूला क्या रहेगा। ये मैंने वैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है प्लेन के बिगिनिंग में ही। उस सिचुएशन में आपका ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर आपका होगा 0, क्योंकि 0i प्लस 0j प्लस 0k होगा, तो अपन 0 से डिनोट कर लेते हैं। इसका मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। देन d इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, और इसको अपन बोल सकते हैं d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब देखो मैंने एक्सप्लेन कहाँ पे किया था, बिगिनिंग में अपन ने इक्वेशन ये ली थी r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d। तो जब हमें फाइंड आउट करना हो, ये डिस्टेंस थी आपकी कोई भी, ये एक नॉर्मल था ऐसे करके इस टाइप से, और जब हमें ये वेक्टर अपनी प्रॉपर जो इक्वेशन थी वो ये थी r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d। तो इसको यदि अपन n कैप लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड करना होगा। अब ये जो डिस्टेंस बन रही थी वो डिस्टेंस क्या थी, प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये वही फॉर्मूला है। बात समझ में आई? तो आप इसको भी कॉपी कर लें। Now our next topic is angle between two planes। मान लो ये कोई प्लेन है और ये कोई प्लेन है, both are intersecting at any point। बोथ आर इंटरसेक्टिंग, सॉरी, मान लो कि ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको ये समझना होगा ये किस टाइप से ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये प्लेन आपका P1 है जिसकी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ r वेक्टर डॉट
n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू डी, और ये प्लेन P2 है जिसकी इक्वेशन ले लेते हैं अपन r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू D2, ये D1 है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो इनके बीच में जो हमें एंगल फाइंड आउट करना, हमें ये चाहिए इनके बीच में, तो वैसे इजीली तो नहीं होगा ये, तो इसके लिए अपन एक टूल यूज़ कर सकते हैं। वो क्या कि ये जो वेक्टर होगा ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है इस टाइप से। बात समझ में आई यहाँ तक। और ये जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज द वेक्टर n1 विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फर्स्ट, एंड दिस इज द वेक्टर n2 विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन P2 सेकेंड प्लेन। तो इनके बीच में अब देखो एक लाइन ये है, मान लो कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके पैरेलल होगा, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके पैरेलल होगा, और इनके बीच में ये जो एंगल होगा वही एंगल इनके बीच में बनेगा। बात समझ में आई? तो हम इनके बीच में n1 डॉट n2, और हमें ये पता है n1 एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करना है तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। बात समझ में आई? यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वही एंगल किसका होगा, आपके प्लेन का होगा। क्लियर है? इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देखो एक बार समझना ज़रूरी होगा कि ये परपेंडिकुलर किस टाइप से हैं। अब इसका ये तो आपकी हुई वेक्टर फॉर्मेट, इसका कार्टेशियन फॉर्मेशन। कार्टेशियन फॉर्मेशन के लिए पहले हमें n1 वेक्टर क्या होता है, n1 वेक्टर का मतलब हो गया a1i प्लस b1j प्लस c1k, एंड n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू a2i प्लस b2j प्लस c2, ये होगा। ठीक है यहाँ तक? अब देखो वैल्यू रख दो यहाँ पे, देन कोस थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ और मैग्नीट्यूड, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट n1 वेक्टर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब देखो लास्ट और फाइनल टॉपिक अपने पास बचता है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। ये रब कर रहा हूं, लास्ट टॉपिक होगा आपका एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। मान लो कि ये कोई प्लेन है और ये कोई लाइन है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपके पास, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बात समझ में आई यहाँ तक? a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है जो r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d। ठीक है, और यहाँ पर n का क्या मतलब होगा, n इज परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन। समझ सकते हैं अपन ये बात? तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और इधर वाला एंगल भी कितना हो गया 90। हमें ये मान लेते हैं अपन फाई है, इनके बीच में एंगल बन रहा है। किसके बीच में? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज फाई। मैं फाई से डिनोट कर रहा हूँ इसको। तो इस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम एक काम करते हैं, पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको थीटा मान लेता हूँ कि भाई हम लाइन और इस वेक्टर के बीच में वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और जो भी आपकी इक्वेशन आएगी, जो भी एंगल आएगा उसको 90 में से माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आपकी फाई की वैल्यू हो जाएगी। अब बात ये कि थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो, ये जो लाइन है ये इस बी वेक्टर के पैरेलल होगी, भाई। तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज इस बी वेक्टर के होंगे। तो मैं इस
को भी एक बार थोड़ी देर के लिए बी वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ। बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट हमें पता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के होंगे, ठीक है। और एन वेक्टर को मैं डिनोट कर रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ नीचे ए वन ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ध्यान से देखना, यहाँ इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू एन डॉट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। यहां से तो ये वैल्यू मिली आपको किसकी? कोस थीटा की। और जैसे थीटा की वैल्यू आ जाए, थीटा की वैल्यू मिलते है उसको किस में से माइनस करना है, फाई इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। क्लियर बात? और इसको यदि हम कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो एन वेक्टर का मतलब हो गया ए आई प्लस बी जे। तो कहें तो अपन डायरेक्टली मैं इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर स्मॉल ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर एंड सी वन स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। और ये दोनों क्या आपके मॉडुलस में, ये आपका आ गया कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स में आ जाएगा इधर, और कोस इनवर्स में आके थीटा की वैल्यू मिलेगी। थीटा की वैल्यू को 90 में से माइनस कर दो, जिससे आपकी फाई की वैल्यू आ जाएगी। एंड फाई इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन। तो ये आपका प्लेन के रिगार्डिंग बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं कि आपका प्लेन ओरिजिन से पास होगा तो कैसे होगा, प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे, तो अपन वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब एक छोटा सा पॉइंट मिस कर गया, वो ये था, आप इसको नोट कर लें। हमने ये लिया था एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और हमने ये कैलकुलेट किया था कोस थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। बात समझ में आ गई? अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन फर्स्ट, if both the planes are perpendicular, if both planes are perpendicular, तो कंडीशन क्या बनेगी? A1 कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया मैंने, A1 A2, या फिर कार्टेशियन फॉर्मेट लिख देता हूँ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। दूसरा क्या था? A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर। ये मॉडुलस में, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा तो थीटा की वैल्यू 90, कोस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। और यदि दोनों पैरेलल हैं, केस सेकंड और कंडीशन सेकंड, इफ बोथ प्लेन्स आर पैरेलल, तो आपका केस बनेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ।